अब जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है उस चैप्टर का नाम है लेबर कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि बाय एलिमेंट कॉस्ट जो है वो तीन टाइप्स की होती है। एक होती है मटेरियल कॉस्ट, एक होती है लेबर कॉस्ट और एक होती है एक्सपेंस। मटेरियल कॉस्ट वाला चैप्टर से पहले वाला था, अब हम स्टार्ट करेंगे लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या थी? हर वो कॉस्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ से या एम्प्लॉय से रिलेटेड है, उस कॉस्ट को आप लेबर कॉस्ट कहते थे। और लेबर कॉस्ट आगे फर्दर टू टाइप्स की थी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता था लेबर कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट वर्कर्स दैट कैन बी ट्रेसेबल ऑन स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। डायरेक्ट वर्कर्स की वो लेबर कॉस्ट जो कि आप किसी कॉस्ट यूनिट पे स्पेसिफिकली ट्रेस कर सकते हो, वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। डायरेक्ट वर्कर्स कौन से होते थे? डायरेक्ट वर्कर्स वो होते थे जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व थे प्रोडक्शन में। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन कर रहे होते थे, या तो अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे सर्विस प्रोवाइड करने में। ठीक है, और सर्विस प्रोविजन, तो वो आपके डायरेक्ट वर्कर्स कहलाते थे। अब डायरेक्ट वर्कर्स की वो कॉस्ट जिसको आप ट्रेस कर सकते हो स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट पे, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है। इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या थी? लेबर कॉस्ट ऑफ वर्कर्स दैट कांट बी डायरेक्टली ट्रेस टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। वो लेबर कॉस्ट वर्कर्स की जो कि आप एक कॉस्ट यूनिट पे स्पेसिफिकली ट्रेस नहीं कर सकते थे, वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती थी। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में दो चीजें आती हैं। नंबर वन, इनडायरेक्ट वर्कर्स जो आपके होते हैं, यानी कि वो वर्कर्स जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनकी सारी की सारी कॉस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट वर्कर्स की ऑल कॉस्ट जो है वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में शामिल होती है। जबकि डायरेक्ट वर्कर्स की भी कुछ कॉस्ट है जो कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट होती है, और वो अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो ये थी इसकी ब्रीफ डेफिनेशन। अब आती है मेन चीज जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये मैंने डिफरेंट कॉस्ट हैं जो कि मैंने स्प्लिट कर दी है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। अब बेसिक पे और बेसिक आवर्स, इसको भी समझने के लिए कि हम एग्जांपल करते हैं, इस एग्जांपल से जाने चीजें क्लियर होंगी। अब फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री में जो नॉर्मल काम होता है, नॉर्मल, यूजुअल, ऑर्डिनरी, ये डिफरेंट वर्ड्स वो यूज करेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉर्मली जगह पे काम कर रहे होते हैं। फैक्ट्री में जो नॉर्मल काम होता है हफ्ते के हिसाब से, वो 35 घंटे होता है, और 1 घंटे का $10 देते हैं लेबर को। और टोटल जो लेबर है इस वीक में, टोटल जो लेबर ने काम किया है वो 40 घंटे की है। ओवर टाइम प्रीमियम उसको बेसिक रेट का 50% मिलता है, उसके अबव 50% मिलता है। ये क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। अब हमने इस बंदे की तनख्वाह निकालनी है। अब इस बंदे की तनख्वाह को मैंने तीन चीजों में डिवाइड किया हुआ है। इन तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो बेसिक आवर्स होते हैं, नॉर्मल आवर्स होते हैं, यूजुअल आवर्स होते हैं, ऑर्डिनरी आवर्स होते हैं, उनकी तनख्वाह। तो जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं वो कितने? 35 आवर्स। और पर आवर जो है उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? $10। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक पे बेसिक आवर्स की होगी वो इस बंदे को मिलेगी 350। अब इसके बाद अगली चीज मैंने लिखी हुई है बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स। ये जो आपने ओवर टाइम लगाया है उसकी बेसिक पे क्या है? तो सबसे पहले तो आपने ओवर टाइम निकालना है। ओवर टाइम निकालने का क्या तरीका है? आपने देखना है कि यार नॉर्मल कितना काम होता है फैक्ट्री में और उस बंदे ने कितना काम किया। तो नॉर्मल वर्किंग आवर फैक्ट्री में 35 घंटे थे, लेकिन इस बंदे ने 40 घंटे काम किया है। इसका मतलब है इसने 5 घंटे ओवर टाइम के लगाए। तो 5 घंटे जो ओवर टाइम के लगाए उस पर भी उसको नॉर्मल घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे $10। तो वो आपका हो जाएगा बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स। तो 5 × 10 आपका हो जाएगा $50। इसके बाद नेक्स्ट चीज और काफी इंपॉर्टेंट चीज है ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है इंसेंटिव या एडिशनल थिंग। ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो एक बेनिफिट होता है जो कि कंपनी या फैक्ट्री अपने मजदूरों को देती है, लेबर को देती है। क्यों देती है? अगर तो लेबर ओवर टाइम लगाए, तो अगर लेबर ओवर टाइम लगाता है तो उसको जो नॉर्मल तनख्वाह है घंटे की वो तो मिलेगी, उसके अबव भी एक चीज मिलेगी, और उस चीज को आप ओवर टाइम प्रीमियम कहते हो। और वो प्रीमियम उसने कहा हुआ है कि जो फैक्ट्री आपको बेसिक रेट का 50% देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 घंटे आपने ओवर टाइम लगाए उस पे $10 तो आपको मिलेगा, वो तो ऊपर आपने कैलकुलेशन कर दी। उस पे आपको 50% भी मिलेगा $10 का, यानी कि प्रीमियम पोर्शन। तो 5 × 5 आपका हो जाएगा $25। प्रीमियम का मतलब होता है कि ओवर टाइम पे आपको नॉर्मल वर्किंग पे के अलावा जो अबव एक इंसेंटिव पोर्शन मिलता है उसको आप प्रीमियम कहते हो।
प्रीमियम उसने हमें सवाल में बताया हुआ है कि 50% अबव है बेसिक रेट के। तो अगर आपको $10 10 पर आवर आपका बेसिक लेबर रेट है, इसका मतलब है कि हर ओवर टाइम के घंटे पे आपको $5 का प्रीमियम मिल रहा है। जो टोटल तनख्वाह मजदूर इस वीक में लेके जाएगा वो उसकी होगी $425। अब एक और चीज है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ओवर टाइम पेमेंट और ओवर टाइम प्रीमियम में। ओवर टाइम पेमेंट का मतलब होता है कि जो ओवर टाइम है उसकी टोटल पेमेंट आपको क्या मिली है। तो ओवर टाइम की पेमेंट में दो ही चीजें होती हैं, एक तो बेसिक पे होता है ओवर टाइम आवर्स का, एक होता है ओवर टाइम प्रीमियम। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि ओवर टाइम पेमेंट में ये दो चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे इस सिचुएशन में 50 बेसिक पे थी और 25 आपकी प्रीमियम थी, यानी कि टोटल ओवर टाइम पेमेंट जो है आपकी वो $75 है, $75 है। तो ओवर टाइम पेमेंट और प्रीमियम में कंफ्यूज नहीं होना। अब ये चीज अगर आपको क्लियर है तो इसके बाद हम मूव करते हैं ये कि कैसे हमने स्प्लिट करना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में मैंने लिखा हुआ है दीज थ्री कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स फॉल इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट वर्कर्स यानी कि वो वर्कर्स जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनकी ये तीन जो कॉस्ट है ना, ये आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में शामिल होंगी। कौन सी? नंबर 1 बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स, यानी कि ये 350 जो उसको नॉर्मल आवर्स पे नॉर्मल तनख्वाह मिल रही है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। नंबर 2 बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स पे जो उसको बेसिक पे मिल रही है यानी कि ये वाली, वो भी आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगी। और आखिरी चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम इफ ओवर टाइम इज ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। इसका क्या मतलब है? ओवर टाइम प्रीमियम आपका तब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, डायरेक्ट वर्कर्स का ओवर टाइम प्रीमियम तब आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी जब आपने ओवर टाइम कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे किया होगा। अगर तो आपने ओवर टाइम कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे किया होगा तो एक स्पेसिफिक कॉस्ट बन जाती है, और स्पेसिफिक कॉस्ट जो है हम कहते हैं, जो कि हम कॉस्ट यूनिट पे ट्रेस कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। तो ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट वर्कर्स का तब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी जब आपने ओवर टाइम कस्टमर के कहने पे किया है। इसके अलावा ओवर टाइम आपने जिस मर्जी वजह से किया है वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में फॉल करेगा। ये था आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसके बाद है आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें आती हैं डायरेक्ट वर्कर्स की। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप एग्जाम में भूल भी जाए ना तो सीधा साधा रूल है, अगर आपको पता हो कि यार ये तीन चीजें डायरेक्ट वर्कर्स की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो इसके अलावा सब चीजें जो है ना वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में अब क्या क्या शामिल होता है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑल द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स। इनडायरेक्ट वर्कर्स की जो मर्जी कॉस्ट है, बेसिक पे है, बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स है, बोनस है, सिक पे है, जो मर्जी कॉस्ट है वो सारी की सारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। प्लस प्लस कुछ कॉस्ट डायरेक्ट वर्कर्स की भी ऐसी हैं जो कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती हैं। वो क्या है? ओवर टाइम प्रीमियम नॉर्मली। इसका क्या मतलब है कि अगर नॉर्मली जो ओवर टाइम आपने किया हुआ है उसका प्रीमियम जो है वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। लेकिन अगर ओवर टाइम प्रीमियम आपने कस्टमर के कहने पे किया है तो वो स्पेसिफिक कॉस्ट बन जाती है, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। उसके अलावा आइडल टाइम कॉस्ट, ये मैंने इनडायरेक्ट लेबर की सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये मैंने डायरेक्ट लेबर्स की लिखी है कि क्या क्या हो सकती है। अब आइडल टाइम कॉस्ट क्या होता है? नीचे यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, टाइम इन विच वर्कर्स आर पेड बट दे आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्शन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। ओके, तो टाइम इन विच वर्कर्स आर पेड बट दे आर नॉट, यहाँ पर नॉट आएगा, नॉट डूइंग एनी प्रोडक्शन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, यानी कि वो वक्त जिसमें कस्टमर को लेबर को पैसा तो मिल रहा है, लेबर को पैसा मिल रहा है लेकिन वो उस दौरान कोई काम नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसकी जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो वो नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं होगी, हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे, उस दौरान वो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा। अब वो प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहा होगा? जैसे जैसे एक मजदूर आया, वो फैक्ट्री में सुबह 9 बजे आ गया, ठीक है, अब फैक्ट्री में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, मशीन की मेंटेनेंस हो रही है, बिजली चली गई है, ब्रेक डाउन हो गया है, कोई सैलाब आ गया है, वेदर की सिचुएशन ठीक नहीं है। तो ऐसा टाइम जिसमें वर्कर फैक्ट्री में मौजूद है, मतलब वो मौजूद है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, उसको तनख्वाह फिर भी मिल रही है, तो उस टाइम को आप आइडल टाइम कॉस्ट कहते हो। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा था, उसने 9 to 5 फैक्ट्री में आया, 9 बजे आया, 9 बजे उसकी अटेंडेंस मार्क हुई, 5 बजे वो चला गया, 8 घंटे उसके काम बन गए। इस 8 घंटे में से 3 आवर्स जो था वो फैक्ट्री में तो था लेकिन काम नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि बिजली चली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो गया था।
तो ये जब बंदा फैक्ट्री में आ जाता है तो आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे क्लॉक कार्ड्स के उसकी तनख्वाह कैसे कैलकुलेट होती है कि उसके आने और जाने के टाइम के दौरान जो भी उसके घंटे बनते हैं उसके हिसाब से। अब 8 घंटे वो था लेकिन उसमें से 3 घंटे उसने काम नहीं किया। अब इस 3 घंटे की कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर पर आवर जो कॉस्ट है वो $10 मिल रही थी इसको, इसका मतलब है कि जो ये 3 घंटे जिसमें इसने काम नहीं किया उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी आइडल टाइम कॉस्ट होगी। और आइडल टाइम कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट वर्कर्स की हो चाहे वो इनडायरेक्ट वर्कर्स की हो। इसके बाद बोनसेस, डायरेक्ट वर्कर्स के जो बोनस है वो भी आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। डायरेक्ट वर्कर्स की सिक पे आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। डायरेक्ट वर्कर्स की ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। तो जनरल रूल ये है, मैं रिपीट करता हूं कि इनडायरेक्ट लेबर जो है ना, इनडायरेक्ट वर्कर जो है, इनडायरेक्ट वर्कर की सब कॉस्ट, सब की सब कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। और प्लस प्लस डायरेक्ट वर्कर्स की ये कॉस्ट है, ये भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में फॉल करेंगी। आसान तरीका चीजों को याद रखने का ये है कि अगर आपको पता हो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ये 3 चीज आती हैं डायरेक्ट वर्कर्स की, तो बस ये 3 चीज अगर हैं तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होंगी। इसके अलावा सारी की सारी कॉस्ट चाहे वो डायरेक्ट वर्कर्स की हैं या इनडायरेक्ट वर्कर्स की हैं वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में फॉल करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि एग्जाम में यही टेस्ट होता है, वो आपको कॉस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट देता है और आपको कहता है कि मुझे बताओ कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है। कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। अब आगे मूव करते हैं। ये एग्जांपल होगी, ये हमने कर दिया स्प्लिट। अब एक सवाल करते हैं जिस सवाल से मजीद क्लैरिटी आएगी कि यार डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है। अब 20 एम्प्लॉइज हैं जो कि डायरेक्ट लेबर है। एक फैक्ट्री है उसमें 20 एम्प्लॉइज हैं, 20 लोग हैं जो कि डायरेक्ट लेबर हैं, यानी कि वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और 10 बंदे ऐसे हैं या 10 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्ट लेबर हैं, वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। जो फैक्ट्री तनख्वाह देती है वो 10 पर आवर देती है, $10 पर आवर। 1 घंटे का $10 देती है हर किसी को। जो बेसिक टाइम है, बेसिक मैंने आपको बताया था, बेसिक, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, यूजुअल एक ही मतलब होता है, वो 8 आवर्स अ डे है। यानी कि एक दिन में जो नॉर्मल काम होता है सब 8 घंटे करते हैं। लेकिन आज के दिन, ड्यूरिंग टुडे, यानी कि आज के दिन हर एम्प्लॉय ने 10 घंटे काम किया। नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 हैं, हर एम्प्लॉय ने 10 घंटे काम किया, तो इसका मतलब है एक एम्प्लॉय ने 2 घंटे ओवर टाइम लगाया। ओवर टाइम का जो प्रीमियम है वो आपको 50% अबव बेसिक रेट मिलता है। यानी कि बेसिक रेट जो आपका है, जो नॉर्मल रेट है बेसिक रेट, उसके 50% अबव आपको ओवर टाइम का प्रीमियम मिलता है। बाकी ये जो सारे के सारे आवर्स वर्क किए हैं इसमें वो कह रहा है कि 10% आइडल टाइम भी है, ठीक है, डायरेक्ट वर्कर्स का भी और इनडायरेक्ट वर्कर्स का भी। 10% ओवरऑल आइडल टाइम कॉस्ट होगी। तो आज हमने निकालना है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगी। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, मैंने सारी चीजें लिस्ट डाउन की हुई हैं। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट लेबर की जितनी भी कॉस्ट है वो निकालूंगा, फिर उसमें से देखूंगा कि यार कौन कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट है, कौन कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट है। फिर इनडायरेक्ट लेबर की मैं निकालूंगा, और इनडायरेक्ट लेबर की तो सारी की सारी इनडायरेक्ट होती है। अब पहली कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर की, बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स। यानी कि जो बेसिक आवर्स हैं, नॉर्मल आवर्स हैं, ऑर्डिनरी आवर्स हैं, यूजुअल आवर्स हैं, उनकी पे क्या है। तो 8 घंटे जो है बेसिक टाइम है, तो हर 8 घंटे आज के दिन के टाइम है। और 1 घंटे का आपको $10 मिलता है, 1 घंटे का $10 मिलता है आप। लेकिन ये तो एक बंदे की होगी, टोटल डायरेक्ट लेबर कितना था, 20 बंदे थे। तो इससे मेरे पास टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी 20 × 80, तो ये मेरे पास आ जाएगी 200 × 8, 1600 आ जाएगी। कैसे निकाली मैंने, एक बंदे की जो पे है वो निकलेगी $80, $10 पर आवर रेट है, और 8 आवर नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, बेसिक आवर्स है, और टोटल 20 एम्प्लॉयज है तो 1600 आ गया। फिर बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स, तो ओवर टाइम कितना हुआ है, 8 घंटे नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे और हर बंदे ने आज 10 घंटे काम किया। इसका मतलब है 2 घंटे ओवर टाइम हुए, पर आवर जो बेसिक पे मिलती है वही 10 मिलेगी। क्योंकि टोटल 20 डायरेक्ट लेबर है तो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी 400। इसके बाद ओवर टाइम का मैंने प्रीमियम निकालना है, तो प्रीमियम उसने मुझे बताया हुआ है कि प्रीमियम जो आपको मिलता है वो बेसिक रेट के अबव 50% मिलता है। यानी कि $10 आपका बेसिक रेट है तो प्रीमियम हर ओवर टाइम आवर पे आपको $5 मिलेगा। ओवर टाइम आवर्स कितने, दो एक बंदे ने किए हैं, टोटल 20 बंदे। और जो प्रीमियम मिल रहा है वो 50% मिल रहा है आपको बेसिक रेट का, यानी कि $10 का 50% मिल रहा है। अगर मैं इसको टोटल करूं तो 20 × 2 40 आवर्स, 40 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5, 200 आ जाएगा मेरे पास।
तो 200 मेरे पास ओवर टाइम प्रीमियम आ गया। फिर मैंने आइडल टाइम कॉस्ट निकालनी है। आइडल टाइम कॉस्ट वो कह रहा है कि डायरेक्ट वर्कर है या इनडायरेक्ट वर्कर है, टोटल जो आइडल टाइम कॉस्ट है 10%, यानी कि डायरेक्ट की भी 10% होगी और आइडल टाइम की भी 10%। तो सिंपली मैंने क्या करना है, टोटल वर्किंग आवर्स निकालने कि टोटल डायरेक्ट लेबर ने कितना काम किया है और उसका 10% मैं आइडल टाइम ले लूंगा। तो टोटल डायरेक्ट वर्कर ने कितना काम किया है, एक बंदे ने आज के दिन में टोटल जो काम किया है वो 10 घंटे किया है, ठीक है। टोटल आवर्स का जो है ना 10% आइडल टाइम कॉस्ट है। एक बंदे ने 10 घंटे काम किया है और टोटल 20 बंदे थे। इसका मतलब है कि टोटल जो घंटे डायरेक्ट वर्कर्स ने काम किया है वो 200 घंटे, और इन 200 घंटों का 10% आपका आइडल टाइम है, यानी कि 20 आवर, 20 आवर्स। और आइडल टाइम पे जो उनको पे भी मिल रही होगी, जाहिर सी बात है, पर आवर पे $10 थी। इसका मतलब है जो आइडल टाइम कॉस्ट आ गई वो आ गई 200। तो डायरेक्ट लेबर की आइडल टाइम कॉस्ट 200 आ गई। इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर पे मूव करते हैं। इनडायरेक्ट लेबर जो है इसकी बेसिक पे फॉर बेसिक आवर निकालते हैं। अब वही बेसिक जो वर्किंग आवर है 8 है, एक आवर का 10 घंटे मिलता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं वो टोटल 10 ही हैं, 10 एम्प्लॉइज हैं, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 800 मेरे पास ये कॉस्ट आ गई। अब मैं ओवर टाइम की पेमेंट डायरेक्ट निकाल लेता हूं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लेबर में तो हमारे लिए हमारी मजबूरी होती थी ना कि हमने ओवर टाइम पेमेंट को बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स और ओवर टाइम प्रीमियम में डिवाइड करना था। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम प्रीमियम हो सकता है कि वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो, हमें सेपरेटली इसीलिए निकालना पड़ता था कि अगर वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है तो हम सेपरेटली उसको कैलकुलेट करके इनडायरेक्ट में शिफ्ट कर दें। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर में तो ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर के ओवर टाइम का चाहे वो बेसिक आवर्स हो या प्रीमियम, वो होती है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो मैं अगट्ठे ही निकाल लेता हूँ। अगट्ठे कैसे निकालूंगा? सिंपल सा तरीका है। ओवर टाइम जो है कितना इन्होंने किया है, 2 घंटे किया है एक बंदे ने, और टोटल इंप्लॉयज कितने थे इनडायरेक्ट, 10 बंदे थे। तो ये टोटल आवर्स आ गए ओवर टाइम के 20 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम पे दो चीजें मिलेंगी इन्हें, एक तो बेसिक आवर जो कि है 10, प्लस इनको प्रीमियम मिलेगा जो कि है 50% बेसिक रेट का, यानी कि $5। तो ओवर टाइम आवर पे एक तो इनको बेसिक पे मिलेगी $10, एक इनको मिलेगा प्रीमियम $5। तो एक घंटे का इनको 15 मिलेगा। तो अगर मैं निकालूं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ये आ जाएगा 300। ओवर टाइम की पेमेंट मैंने टोटल में कैलकुलेट कर ली। इस ओवर टाइम की पेमेंट में बेसिक हिस्सा भी शामिल है और इस ओवर टाइम की पेमेंट में प्रीमियम का हिस्सा भी शामिल है। अब आइडल टाइम कॉस्ट उसी तरह निकालूंगा कि टोटल कितने घंटे काम किया इनडायरेक्ट लेबर ने। तो 10 घंटे एक बंदे ने काम किया आज के दिन में और 10 इनडायरेक्ट लेबर थे। इसका मतलब है टोटल उन्होंने 100 आवर्स काम किया। 100 आवर्स का 10% वो आइडल बैठे रहे, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, जस्ट उनको पेमेंट मिल रही थी उसकी। यानी कि 100 का 10% आपका आ जाएगा 10 आवर्स, और एक आवर पे जो उनको रेट मिल रहा था वो $10 था। आइडल टाइम कॉस्ट जो है वो $100 हो जाएगी। ऐसे जो है ना मैंने सारी कॉस्ट को स्प्लिट कर दिया है, डायरेक्ट लेबर की भी और इनडायरेक्ट लेबर की भी। अब जो है ना मैंने स्प्लिट करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। तो पहले मैं यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखूंगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन कौन सी है, और फिर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगी बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स, यानी कि ये 1600। तो बेसिक पे और बेसिक आवर्स 1600 आपकी ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। फिर इसके बाद आएगी बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स, डायरेक्ट वर्कर्स की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है 400। तो बेसिक पे और ओवर टाइम आवर्स आपकी आ जाएगी 400 यहाँ पर। उसके बाद ओवर टाइम का प्रीमियम, लेकिन ओवर टाइम का प्रीमियम सवाल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ओवर टाइम आपने कस्टमर के कहने पे किया है, तो इसका मतलब है ओवर टाइम का प्रीमियम आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, तो मैं यहां पर शामिल नहीं करूंगा। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, आइडल टाइम कॉस्ट। आइडल टाइम कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट लेबर में शामिल होती है, लेकिन यहां पर एक मसला है, गड़बड़ ये है कि उसने कहा है कि आइडल टाइम टोटल टाइम का 10% है, और ये जो हमने पूरी तनख्वाह निकाली है बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स, बेसिक फॉर पे फॉर ओवर टाइम आवर्स, ये तो हमने सारे घंटों की निकाल दी है ना। ये देखें 8 घंटे की ये निकाली, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 8 160 घंटे की ये निकाल ली। 20 घंटे 20 इंप्लॉइज थे, हर इंप्लॉइज ने 8 घंटे काम किया नॉर्मल, 160 घंटों की ये निकाल दी। फिर ओवर टाइम जो है 40 घंटे थे, तो हमने तो सारे के सारे आवर्स की पे निकाल दी ना। लेकिन इन सारे के सारे आवर्स की पे में से 10% आइडल थे, और वो मुझे यहां से निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आइडल टाइम कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में शामिल नहीं होनी चाहिए, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में शामिल होनी चाहिए। इसीलिए मैं यहां से ये जो 200 इसका आइडल टाइम का है,
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से रिमूव करूंगा और शामिल कर दूंगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि आइडल टाइम कॉस्ट जो है वो इस कॉस्ट में शामिल है, ये हमने टोटल आवर्स की कॉस्ट निकाली हुई है, इसमें शामिल है, तो हमने रिमूव करनी है। तो आइडल टाइम कॉस्ट डायरेक्ट लेबर की जो है वो 200 यहां से मुझे निकालनी पड़ेगी, और ये मैं इनडायरेक्ट लेबर में पुट कर दूंगा। तो ये 2000 और ये 1800 मेरी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे मैं आता हूँ। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या क्या चीज आएगी? नंबर वन, बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स आ जाएंगे इनडायरेक्ट लेबर्स के, जो कि 800, जो यहाँ पर आ गया। फिर ओवर टाइम पेमेंट जो है वो आ जाएगी यहाँ पर, ओवर टाइम पेमेंट यहाँ पर आ जाएगी 300। फिर ओवर टाइम का प्रीमियम डायरेक्ट लेबर का, ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट लेबर का वो है 200, वो भी मैं यहाँ पर शामिल कर दूंगा, 200 यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद आइडल टाइम कॉस्ट जो मैंने यहां से निकाली थी डायरेक्ट लेबर की, वो यहां पर मैं ऐड कर दूंगा, आइडल टाइम कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो वो भी मेरे पास है 200। आइडल टाइम कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर 200 है, तो जो टोटल मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 1100, और ये 1500 आ जाएगी। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा, आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार सर ये जो कॉस्ट है ये आपने क्यों नहीं शामिल की? क्योंकि ये कॉस्ट ऑलरेडी इस कैलकुलेशन में इंक्लूडेड है। तो इनडायरेक्ट लेबर की तो हर कॉस्ट वैसे भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, तो इनडायरेक्ट लेबर के आइडल टाइम को निकाल के दोबारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में तो ऐड करना है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जो है ना, आपने कॉस्ट को स्प्लिट करना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। अब जो है एक और क्वेश्चन करते हैं, जिससे जो है ना मजीद आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट में। अब एम्प्लॉई ए इज अ कारपेंटर एंड नॉर्मली वर्क्स 36 आवर्स पर वीक। एम्प्लॉई ए कारपेंटर है, 36 आवर्स वीक उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं। पे जो उसको मिलती है वो मिलती है 3.6 पर आवर, और प्रीमियम जो उसको मिलता है वो 50% मिलता है बेसिक रेट का, जो भी उसने ओवर टाइम किया होता है। आखिरी वीक में अक्टूबर के उसने 42 आवर्स काम किया, तो और यानी कि 36 आवर नॉर्मल थे, 42 आवर्स उसने काम किया, 6 घंटे ओवर टाइम किया। अब ओवर टाइम को भी उसने आगे आपको स्प्लिट करके बताया हुआ है कि ओवर टाइम जो 4 घंटे था वो मशीन ब्रेकडाउन की वजह से किया, और जो 2 घंटे था वो कस्टमर के कहने पे किया, कस्टमर के कहने पे किया। ठीक है, ओवर टाइम के जो 6 घंटे 6 आवर्स है उसको उसने स्प्लिट करके दे दिया कि जो 6 घंटे ओवर टाइम किया, 4 घंटे आपने मशीन ब्रेकडाउन की वजह से किया, ठीक है, और 2 घंटे जो है ना आपने वो कस्टमर के कहने पे किया। तो आपको पता है कि ओवर टाइम अगर कस्टमर के आपने कहने पे किया हो, तब जो है ना ओवर टाइम का प्रीमियम आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। उसके अलावा किसी भी रीजन के लिए ओवर टाइम हो, ओवर टाइम का प्रीमियम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रीमियम ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट वर्कर्स का तब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है अगर ओवर टाइम कस्टमर के कहने पे किया हो, और उसके अलावा जो मर्जी रीजन हो वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। तो इसमें से जो 2 घंटे क्योंकि 2 घंटे आपने कस्टमर के कहने पे किया है, तो 2 घंटे का जो प्रीमियम है ना वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, सिंपल। ठीक है, अब तीन चीजें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती हैं आपको पता है। एक होती है बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स, तो बेसिक आवर्स नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो थे वो 36 आवर्स थे, और पर आवर जो उसको पे मिलती है वो मिलती है 3.6। तो बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स जो है वो आपकी हो जाएगी 36 मल्टीप्लाई बाय 3.6, ये आ जाएगी 129.6। इसके अलावा बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स आ जाएगा, बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स, तो ओवर टाइम आवर्स 42 आवर्स थे, जिसमें से 6 आवर्स ओवर टाइम किए, तो ओवर टाइम की बेसिक पे भी आपको पता है कि आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 वो आपका आ जाएगा 21.6। अब इंटरेस्टिंगली जो लास्ट चीज है और जो थोड़ी टेक्निकल सी चीज है, ओवर टाइम का प्रीमियम। अब ओवर टाइम का प्रीमियम डायरेक्ट लेबर का तब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है अगर आपने ओवर टाइम कस्टमर के कहने पे किया हो। तो जो 6 घंटे आपने ओवर टाइम लगाए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे आपने कस्टमर के कहने पे किया है, तो इसका मतलब है सिर्फ 2 घंटों का जो प्रीमियम है वो आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, बाकियों का जो प्रीमियम है वो आपका इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही होगी। तो हमने सिर्फ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी है, सवाल में उसने डायरेक्ट वेजेस ही पूछा हुआ है, तो मैं 2 घंटों का प्रीमियम निकालूंगा। 2 आवर्स है, पर आवर जो प्रीमियम है वो 50% है बेसिक रेट का, बेसिक रेट 3.6 है, 3.6 का 50% 1.8 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मेरे पास आ जाएगा 3.6। इन तीनों को मैं अगर ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 129.6, 129.6 प्लस 21.6 प्लस 3.6, तो एक मिनट 3.6 का 50%,
1.8 1.8 टाइम्स 2 3.6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 25.2। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक और भी मिस्टेक है, एक और मिस्टेक है। जो ओवर टाइम आवर्स है ना, ओवर टाइम आवर्स 4 आवर्स, ये ओवर टाइम आवर्स जो हैं इसने, एक मिनट, यहाँ पर इसने जो ओवर टाइम किया हुआ है मशीन ब्रेकडाउन की वजह से किया हुआ है, मशीन ब्रेकडाउन की वजह से किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये आइडल टाइम है। ठीक है, आइडल टाइम क्या होता है कि अगर आप जिस टाइम के दौरान आप मौजूद हो, आपको पैसे मिल रहे हो, लेकिन जो है ना पैसे मिल रहे हो, आप काम नहीं कर रहे, तो जो ओवर टाइम वो उसने किया है वो आइडल टाइम की वजह से किया था। ठीक है, तो आइडल टाइम है, तो इसका मतलब ये है कि जो ओवर टाइम की जो बेसिक पे है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की जो पे है ना, 2 घंटे की, वही आपको जो है ना वो मिलेगी, वो आपकी डायरेक्ट लेबर होगी। बाकी जो है वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर होगी। मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट सब्र करें। यहाँ पर आ जाएगा 7.2। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। 7.2 टोटल आ जाएगा 129.6 प्लस 7.2 प्लस 3.6 140.4 आ जाएगा। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अब हमने इस सवाल में निकालना था कि डायरेक्ट वेजेस कितनी है, और डायरेक्ट लेबर ही हमें सवाल में दिया हुआ है। कारपेंटर एक डायरेक्ट लेबर होता है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं: बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स, उसके बाद बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स, और ओवर टाइम का प्रीमियम। अब बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स तो मैंने लिख दी, 36 घंटे थे और 1 घंटे का 3.6 था, तो 129.6 आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ओवर टाइम आवर्स है उनकी बेसिक पे जो है ना वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी होगी। अब ओवर टाइम जो 6 घंटे उसने किया था, 6 आवर्स जो उसने किया था, 4 आवर्स जो था वो उसने इसलिए किया था मशीन ब्रेकडाउन की वजह से, यानी कि आइडल टाइम था, ये आइडल टाइम हो गया। और 2 घंटे जो उसने किया वो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे किया, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे। तो 4 घंटे उसने मशीन ब्रेकडाउन की वजह से किया, यानी कि आइडल टाइम की वजह से किया, तो ये जो कॉस्ट है ये आपकी आइडल टाइम कॉस्ट हो जाएगी, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में फॉल करेगी। सिर्फ और सिर्फ जो 2 घंटे है ना, 2 घंटे, वो जो है आपके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। तो इसलिए आपने 2 घंटों की ही बेसिक पे निकाली और 2 घंटों का ही प्रीमियम निकाला। 140.4 जो है ना वो आपका आंसर होगा। अब इसके बाद जो है आगे मूव करते हैं कि लेबर टाइम को आप रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेबर टाइम को रिकॉर्ड करने के ये तरीके हैं कुछ। ठीक है, सबसे पहला है टाइम शीट। टाइम शीट का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्लॉक कार्ड की बात कर लेते हैं, आसान है। क्लॉक कार्ड, क्लॉक कार्ड ये आपको बताता है कि कितने बजे लेबर एंटर हुआ, कितने बजे फिनिश हुआ। लेबर फैक्ट्री में जाता है, कार्ड स्वाइप करता है, फैक्ट्री के प्रीमिसेस में उसका टाइम जो है एंटरिंग टाइम रिकॉर्ड हो जाता है, और जब वो काम करके बाहर निकलता है तो उसका एग्जिटिंग टाइम रिकॉर्ड हो जाता है। उस टाइम के दौरान जितने भी घंटे होते हैं बस उस हिसाब से उसको पे मिल जाती है। टाइम शीट जो है वो ये चेक करती है कि पर्सन का टाइम कैसे स्पेंड हुआ है, यानी कि जो 1 घंटा था वो किस डिपार्टमेंट में था, उसने कितनी प्रोडक्शन की, कितने यूनिट्स बनाए। टाइम शीट इन डिटेल आपको बताती है कि जो लेबर 8 घंटे फैक्ट्री में था, हर हर घंटे में वो क्या कर रहा था, 1 घंटे में किस डिपार्टमेंट में था, किस डिपार्टमेंट में था, किस काम में इन्वॉल्व था। तो टाइम शीट एक डिटेल चीज आपको बताती है। और एक और चीज होती है जॉब शीट, जो कि आपको आपकी जॉब से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, रिकॉर्ड्स द वर्क डन एज वेल एज व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड ऑन जॉब। जॉब शीट आपको ये बताती है कि अगर आपका लेबर कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसने क्या क्या काम किया है, ठीक है, कितना मटेरियल उस पर लगा है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो जॉब शीट में रिकॉर्ड होती हैं। ये 3 बेसिक सी चीजें, जस्ट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम मूव करते हैं एक और इंपॉर्टेंट एरिया पे कि जो लेबर है उसके रेम्यूनरेशन मेथड क्या होते हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पेमेंट मेथड, कि आप लेबर को पेमेंट किस बेस पे करते हो। तो लेबर को पेमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप उसको टाइम के लिहाज से पे करो, टाइम रिलेटेड पे। एक आप उसको पे करो आउटपुट के हिसाब से, कितने यूनिट्स बनाता है। टाइम रिलेटेड पे का मतलब ये होता है कि यार वो वक्त के हिसाब से, जैसे कि आपने 1 महीने की उसकी तनख्वाह दे दी, सालाना तनख्वाह होगी, या फिर उसको घंटों के हिसाब से दे दी है। तो वक्त के हिसाब से जो तनख्वाह निकालते हो आप उसको टाइम रिलेटेड पे कहते हो। और यूनिट्स के हिसाब से कि उसने कितनी प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन के हिसाब से जो आप उसको पैसे दोगे, उस सिस्टम को आप आउटपुट बेस्ड पे या पीस वर्क सिस्टम कहते हो। पीस वर्क सिस्टम ज्यादातर इस्तेमाल होता है वर्ड। अब पीस वर्क सिस्टम क्या है, पहले हम उसी पे बात करेंगे। पीस वर्क सिस्टम का मतलब है लेबर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द आउटपुट प्रोड्यूस बाय देम। लेबर को जो आप पेमेंट करते हो आउटपुट के हिसाब से करते हो, कि उन्होंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसके हिसाब से आप करते हो। 3 टाइप से पीस वर्क सिस्टम की, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, ये लाजमी सवाल टेस्ट होता है पीस वर्क सिस्टम का। नंबर 1 है स्ट्रेट पीस वर्क। स्ट्रेट पीस वर्क का मतलब होता है कि हर यूनिट बनाने पे आपको सेम रेट मिलता है। जैसे जैसे आपके जो है जो सेट रेट है कि आप 1 यूनिट बनाओगे, 1 यूनिट का आपको $5 मिलेगा।
तो स्ट्रेट पीस वर्क में अगर आप 10 यूनिट्स बनाओगे तब भी आपकी पे क्या होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, $50। अगर आप 100 यूनिट्स बनाओगे तब भी जो आपकी पे होगी वो कितनी होगी, $500। तो इसका मतलब ये है कि जितने मर्जी आप यूनिट्स बनाओ, जो बेसिक पे जो है ना, जो रेट जो आपको मिल रहा है वो पर यूनिट सेम ही मिलेगा। तो अगर आपको पर यूनिट रेट सेम मिल रहा है तो ऐसे सिस्टम को आप स्ट्रेट पीस वर्क कहते हो। इसके बाद एक और पीस वर्क सिस्टम है जिसका नाम है डिफरेंशियल पीस वर्क। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप एक टारगेट एक्सीड कर जाते हो तो आपके रेट में इजाफा कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका एम्प्लॉयर जो है, आपका बॉस आपसे कहेगा कि यार जो तुम फर्स्ट 50 यूनिट्स बनाओगे ना, उस पर तुम्हें मैं $5 दूंगा। 50 से अबव अप टू 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स पे मैं तुम्हें जो है वो $6 दूंगा। और 100 प्लस यूनिट्स जितने भी तुम्हारे होंगे ना, उस पे मैं आपको $8 दूंगा। तो इसको आप कहते हो डिफरेंशियल पीस वर्क, कि जैसे ही एक टारगेट आप एक्सीड करोगे तो उससे आगे मजीद जो यूनिट्स आप बनाओगे उस पर आपको एडिशनल रेट मिलेगा। अब डिफरेंशियल पीस वर्क भी दो तरह का होता है। एक ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो एडिशनल रेट है उस पे आपको इजाफी पैसे मिलेंगे। एक तो ये होता है कि अगर आप टारगेट एक्सीड करोगे तो सब के सब यूनिट्स पे आपको पैसे मिलेंगे, वो इजाफी पैसे मिलेंगे। मैं आपको दोनों की एग्जांपल्स कराता हूँ। सबसे पहले मैं इंक्रीज रेट्स ऑन एडिशन यूनिट्स कराता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसने 105 यूनिट्स बनाए इस हफ्ते में। तो अगर मैं उसकी तनख्वाह निकालूं तो पहले 50 यूनिट की उसको मिलेंगे $5। फिर प्लस अगले 50 पे उसको मिलेंगे $6। फिर प्लस अगले जो उसने बनाए होंगे 5, उस पे मिलेंगे उसको $8। तो उसकी टोटल तनख्वाह हो जाएगी 250 प्लस 300 प्लस 40, तो ये हो जाएगी 590। जो उसकी तनख्वाह बनेगी वो 590 बनेगी। ये वाला सिस्टम है कि जितने एडिशनल यूनिट्स है ना उन पे आपको इंक्रीज रेट मिलेगा। अब अगर ऐसा सिस्टम है कि डिफरेंशियल पीस वर्क का, जिसपे कंप्लीट यूनिट्स पे आपको एडिशनल रेट मिलेगा, तो वो कैसे होगा। इसी एग्जांपल को करते हैं कि आपने 105 यूनिट्स बनाए। अब 105 यूनिट्स किस थ्रेशोल्ड में आते हैं, इस थ्रेशोल्ड में आते हैं, इस टारगेट में आते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको हर यूनिट पे आपको $8 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन का टेस्ट होना एग्जाम में बहुत बहुत कम चांसेस है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। वर्डिंग्स आपने जो है ना गौर से पढ़नी है। ये 840 इस सिचुएशन में आंसर आएगा। तो वर्डिंग्स का जो है ना गौर से पढ़ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्डिंग्स आपने गौर से पढ़नी है कि वो क्या कह रहा है, कि एडिशनल यूनिट्स सिर्फ क्वालिफाई करते हैं डिफरेंशियल रेट के लिए, या कंप्लीटेड यूनिट्स। रिजेक्टेड यूनिट्स जो होते हैं वो क्वालिफाई नहीं करते। जैसे अगर उसने फर्स्ट करने कहा होता कि 110 यूनिट्स आपने बनाए, इसमें से 5 यूनिट्स वो है रिजेक्ट हो गए, तो आपने जो कैलकुलेशन करनी थी वो सिर्फ और सिर्फ 105 यूनिट्स पे करनी थी। इसके बाद जो अगला पीस वर्क सिस्टम है वो है पीस वर्क विद गारंटी। इसमें ये होता है कि गारंटीड अमाउंट सेट होती है कि अगर आपने तनख्वाह फॉर एग्जांपल आपकी कम बन रही है गारंटीड अमाउंट से, तो आप गारंटीड अमाउंट लेके जाएंगे। तो एक तरह से आपको गारंटी देती है, सेफ्टी देती है। तो बॉस आपका, एम्प्लॉयर आपका कहता है कि यार मैं आपको ये पैसे कम से कम एक दिन के दूंगा ही दूंगा, बेशक आपकी जो है ना पीस वर्क की तनख्वाह इससे कम बन रही है। अब इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपको पे मिल रही है पर यूनिट जो पे मिल रही है आपको, वो मिल रही है $9 पर यूनिट। पे आपको $9 मिल रही है। और जो गारंटीड वेज सेट है, गारंटीड अमाउंट सेट है, गारंटीड अमाउंट सेट जो है वो है एक दिन की $50 की। एटलीस्ट $50 जो है ना आप एक दिन में लेके जाएंगे। अब एक बंदा है, उसने मंडे को फॉर एग्जांपल बनाए 4 यूनिट्स, ट्यूसडे को उसने बनाए 6 यूनिट्स, फिर वेनेसडे को उसने बनाए फॉर एग्जांपल 9 यूनिट्स, थर्सडे को उसने बनाए अगेन 5 यूनिट्स, और फ्राइडे को उसने बनाए 7 यूनिट्स। अब हमने इसकी पे निकालनी है पूरे हफ्ते के लिए, तो कैसे निकालेंगे। मंडे को उसने 4 यूनिट्स बनाए, एक यूनिट पे उसको मिलेगा $9। उसकी अजान हो रही है, शुरू कर। तो मंडे की जो उसकी पे बनेगी 4 यूनिट्स है और पर यूनिट $9 मिल रहा है, तो $36 बन गई उसकी पे। उसके बाद जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे की जो उसकी पे बनेगी 6 यूनिट्स हैं और पर यूनिट जो है उसको मिल रहा है $9, तो 6 × 9 54। फिर वेनेसडे की बनेगी 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। फिर उसके बाद थर्सडे की बनेगी 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45। और उसके बाद जो है फ्राइडे की बनेगी 63। लेकिन
मंडे को क्योंकि उसकी तनख्वाह गारंटीड अमाउंट से कम बन रही थी और एम्प्लॉयर ने उसको गारंटी किया हुआ कि एटलीस्ट एक दिन का तुम ये लेके जाओगे, तो मंडे को उसको $50 ही मिलेंगे। ट्यूसडे को उसकी ज्यादा बनती थी, उसको ज्यादा वाली अमाउंट मिलेगी। वेनेसडे को भी उसकी ज्यादा बनती थी तो ज्यादा वाली अमाउंट मिलेगी। थर्सडे को अगेन उसने कम प्रोडक्शन की, लेकिन स्टिल उसके एम्प्लॉयर ने उसको गारंटी किया हुआ है तो मैं एटलीस्ट ये मिलेगी मिलेगी, तो ये जो है उसको $50 मिलेगी। और फ्राइडे को जो है वो 63 मिलेगी। टोटल अगर हम इसको मैं कर लूँ तो 50 प्लस 54 प्लस 81 प्लस 50 प्लस 63 बन जाएगी 298। टोटल जो वीकली पे है उसकी 298 बन जाएगी। तो पीस वर्क विद गारंटी में गारंटीड अमाउंट सेट होती है और उस गारंटीड अमाउंट एटलीस्ट आपको मिलती ही मिलती है, चाहे आपकी पे जो है उससे कम बन रही हो। पीस वर्क सिस्टम के क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा ये है कि इम्प्लॉइज जो होते हैं, यानी कि जो लेबर होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ज्यादा प्रोडक्शन करने से मेरी तनख्वाह ज्यादा होगी, तो उनके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है। एम्प्लॉयर जो है बॉस के हिसाब से भी ठीक होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग जो है प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, यूनिट्स ज्यादा बनाएंगे, तो मेरा भी फायदा है। टाइम एफिशिएंट सिस्टम है। फायदा इस तरह है कि एक घंटे अगर आवरली बेस पे उनको तनख्वाह दे रहा होता है, एक घंटे के $8 दे रहा होता, तो वो लेबर को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यार मैं कितने यूनिट्स एक घंटे में बनाऊंगा। लेकिन अगर पर यूनिट वो उनको तनख्वाह दे रहा है तो वो एक घंटे में हो सकता है पहले 3 यूनिट्स बनाते थे, अब 6 7 8 यूनिट्स बनाए, क्योंकि यूनिट्स के हिसाब से उनको पैसे मिल रहे हैं ना। तो टाइम एफिशिएंट सिस्टम है, वक्त बचा देता है। उसके बरक्स इससे नुकसानात भी हैं कि लालच में आकर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लेबर जल्दबाजी में आके जो है ना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, यूनिट्स हो सकता है ठीक ना बनाए, जिसकी वजह से आपको मॉनिटरिंग और सुपरविजन जो है वो आपको जरूरी होती है। तो ये पीस वर्क सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बोनसेस की, कि बोनसेस क्या होते हैं। बोनसेस रिवॉर्ड्स होते हैं जो कि एक लेबर को मिलता है। लेबर को कंपनी रिवॉर्ड करती है, उसकी तनख्वाह के अलावा कुछ रिवॉर्ड करती है पैसों की फॉर्म में, तो उसको बोनस कहते हैं। बोनस क्यों उसको मिलता है? या तो बंदा जो है वो कंपनी की इनकम में इजाफा करे, कंपनी को बेनिफिट दे, उनकी इनकम में इजाफा करे, या फिर कंपनी की कॉस्ट बचाए। ठीक है, पहले जहां पर $1000 का खर्चा हो रहा था मंथली, अब वो 700, उसके अच्छे काम की वजह से $800 हो रहा है, $700 हो रहा है। या वो कंपनी का वक्त बचाए, पहले एक काम करने में बहुत सारा टाइम लग जाता था, अब वो काम जल्दी जल्दी हो रहा है। तो अगर एक बंदा कंपनी को बेनिफिट पहुंचाता है तो कंपनी भी उसको अगेंस्ट जो है ना एक रिवॉर्ड देती है, और उस रिवॉर्ड का नाम है बोनस। बोनस कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके, सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए अलग तरीके हैं जिनको सैलरी मिलती है, और जो आवरली बेस्ड होते हैं उनके लिए अलग तरीके हैं। सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए दो तरीके हैं जो आपको टेस्ट हो सकते हैं। एक है फ्लैट रेट बोनस। फ्लैट रेट बोनस का मतलब सिंपल ये होता है कि हर बंदे को, हर एम्प्लॉय को सेम अमाउंट मिलती है बोनस की, चाहे उसकी उसकी तनख्वाह जो मर्जी हो। ठीक है, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट है, चाहे वो सीनियर अकाउंटेंट है, चाहे वो डायरेक्टर है, जिस मर्जी पोस्ट पे है। फ्लैट रेट बोनस में आप देखेंगे कि यार टोटल बोनस कितने हैं और टोटल बंदे कितने, हर बंदे को एग्जैक्टली सेम अमाउंट मिलेगी। जबकि उसके बरअक्स परसेंटेज बोनस में हर एम्प्लॉय को जो बोनस मिलेगा वो उनकी सैलरी का एक सेट परसेंट मिलेगा। ठीक है, उनकी सैलरी का एक सेट परसेंट मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया कि हम हर बंदे को जो बोनस देंगे उनकी सैलरी का 5% देंगे, तो ये परसेंटेज बोनस कहलाता है। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। अब एक कंपनी है, उसमें 10 एम्प्लॉयज हैं। एक बंदे हैं मिस्टर ए, उनकी सैलरी 5,000 है। फिर एक वर्कर है मिस्टर बी, उनकी सैलरी 3,000 है। बोनस जो है वो 5,000 है। अब हमने पेमेंट निकालनी है, टोटल पेमेंट निकालनी है। ठीक है, एग्जाम में कई स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो बोनस नहीं पूछ रहा होता, टोटल पेमेंट पूछ रहा होता है। टोटल पेमेंट का मतलब होता है जो नॉर्मल उसको चीज मिल रही है वो प्लस बोनस। इस सिचुएशन में आपने टोटल पेमेंट निकालनी है दोनों स्कीम्स के तहत। तो सबसे पहले मैं आसान वाला तरीका करता हूँ, दोनों ही आसान है, फ्लैट रेट स्कीम के तहत। तो फ्लैट रेट स्कीम के तहत जो बोनस है, क्योंकि हर बंदे को एक जैसा मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि जो बोनस पर पर्सन होगा वो कितना होगा। बोनस, टोटल बोनस है 5,000 और टोटल एम्प्लॉयज हैं कंपनी में 10, इसका मतलब है हर बंदे को 500 का बोनस मिलेगा। तो मिस्टर ए की जो टोटल पेमेंट है निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मिस्टर ए को एक तो चीज मिलेगी सैलरी 5,000, प्लस उनको 500 ये बोनस मिलेगा, तो उनकी जो टोटल पेमेंट है वो 5,500 बनेगी। इसी तरह मिस्टर बी है, उनकी सैलरी जो है 3,000 वो उनको मिलेगी मिलेगी, प्लस उनको बोनस मिलेगा 500 का, तो उनकी टोटल पेमेंट 3,500 बनेगी। अब दूसरी जो स्कीम है परसेंटेज पे स्कीम, परसेंटेज स्कीम, उसमें सिंपली बोनस कैसे हम निकालेंगे, बोनस जो है वो होगा सैलरी वाइज।
तो मिस्टर ए का जो बोनस है वो होगा उनकी सैलरी का सेट परसेंट, जो कि सवाल में गिवन है 8%, ठीक है। तो 5,000 उनकी सैलरी है, तो उनकी सैलरी का 8% उन्हें बोनस मिलेगा, जो कि है 400। जो टोटल पेमेंट है मिस्टर ए की जो टोटल पेमेंट होगी वो क्या होगी? एक तो 5,000 जो उनको तनख्वाह मिल रही है वो, प्लस 400 जो उनको बोनस मिल रहा है, तो 5,400 वो टोटल लेके जाएंगे। इसके बरक्स जो मिस्टर बी का जो बोनस है वो उनकी सैलरी का 8% होगा। तो 3,000 उनकी सैलरी है, 3,000 का 8% उनका बोनस होगा, जो कि बनता है 240। जो टोटल सैलरी है मिस्टर बी की वो होगी 3,000 प्लस 240, जो कि है 3,240। तो ऐसे जो है ना, आपने फ्लैट रेट स्कीम के तहत और परसेंटेज स्कीम के तहत बोनसेस निकालने हैं। इसके बाद ये तो सैलरीड एम्प्लॉयज के बोनस निकालने का तरीका आ गया। अब आवरली रेट जिनको आप तनख्वाह देते हैं घंटे के हिसाब से, उनका बोनस कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो उनका बोनस निकालने का तरीका ये होता है कि आप देखते हो कि उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड टाइम। ये जो स्टैंडर्ड टाइम था, टारगेटेड टाइम था, या हमने जो उनसे एक्सपेक्टेशन की हुई थी, उसके हिसाब से उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस दी, तो उस हिसाब से आप उनको बोनस देते हो। तो बोनस का देखें कोई सेट मेथड नहीं है। एग्जाम में वो क्वेश्चन में आपको बता सकता है कि बोनस आपने ऐसे निकालना है, ठीक है, आपको वो क्लियरली गाइड करेगा। लेकिन यूजुअली जो है ना, ये दो मेथड्स टेस्ट होते हैं, ये बुक में भी आपकी शामिल हैं, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो पहला बोनस मेथड क्या है कि टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन डिवाइडेड बाई 2। टाइम अलाउड का मतलब है कि आपको कितना टाइम उसने अलाउ किया था कि कितने टाइम में आपने काम करना है, माइनस टाइम टेकन, कितने टाइम में आपने किया। तो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन को आप टाइम सेव्ड भी कह सकते हैं। डिवाइडेड बाई 2, 2 से आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे अपने रेट के साथ जो आपको आवरली रेट मिलता है। ये एक मैंने इसको याद करने का आसान तरीका बनाया है कि टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन का मतलब होता है टाइम सेव्ड, डिवाइडेड बाई 2 का मतलब यही होता है कि 50% से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 50% और साथ जो रेट पेड है वो। दूसरा तरीका है रेशो निकालना। किसकी निकालना? टाइम टेकन टू टाइम अलाउड की, कि कितना आपने टाइम लिया और आपको अलाउ कितना था, मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव, टाइम आपने कितना बचाया है, और मल्टीप्लाई बाय रेट पेड। एग्जाम्पल के तहत ये करते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। अब पहले मेथड से करते हैं, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रेट पेड। टाइम अलाउड जो था वो था 1 आवर, टाइम अलाउड था 1 आवर। टाइम टेकन क्योंकि मिनट्स में है तो मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मिनट्स को डिवाइड कर दूंगा 60 के साथ। तो 36 डिवाइडेड बाय 60 मुझे दे देगा 0.6 आवर। इसका मतलब ये है कि मुझे टाइम जो दिया गया था वो 1 घंटे था, लेकिन मैंने 0.6 आवर में काम कर लिया है। मल्टीप्लाई बाय 50%, ठीक है, जो शॉर्टकट तरीका मैंने किया है उसके तहत कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय रेट पेड 12 पर आवर है। जो बोनस है आपका वो आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 12। बोनस आपका आ गया 2.4। अब ये तो आपका बोनस आ गया। बोनस के अलावा जो नॉर्मल पेमेंट थी आपकी, ठीक है, जो नॉर्मल पेमेंट थी वो कितनी थी? नॉर्मल जो आपको मिले थे 1 घंटे का $12 मिल रहा था, आपने 0.6 आवर्स लगाए, 36 मिनट लगाए ना, 0.6 आवर्स। इसका मतलब ये है कि 0.6 आवर्स का 12, ये भी आपको नॉर्मल मिल रहा होगा। तो 0.6 का जो 12 है वो बनता है 7.2। तो टोटल आपको दो चीजें मिल रही हैं, एक तो मिल रहा है नॉर्मल पेमेंट 7.2 की, प्लस 2.4 का बोनस मिल रहा है। तो जो तनख्वाह आपकी बन जाएगी इस घंटे की वो बन जाएगी 7.2 प्लस 2.4, वो है 9.6। अब दूसरे मेथड के तहत करते हैं, रेशियो वाले मेथड के तहत टाइम टेकन टू टाइम अलाउड की रेशियो लेते हैं। तो टाइम टेकन जो है वो है 0.6 आवर्स, टाइम अलाउड है 1, मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड ऑलरेडी यहाँ से हम निकाल सकते हैं 0.4, मल्टीप्लाई बाय रेट पेड 12। तो यह आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 12, बोनस आपका बन जाएगा 2.88। और जो नॉर्मल पेमेंट मिल रही है आपको वो यही 7.2 मिल रही है, ठीक है, क्योंकि आपने 1 घंटे का आपको $12 मिलता है और आपने 0.6 आवर्स में काम किया, तो 7.2 आपकी ये बन गई, प्लस 2.88 इसके अबव ये बन जाएगी। तो 7.2 प्लस 2.88 ये बन जाएगी 10.08।
तो ये इस तहत दूसरे मेथड के तहत मैंने किया। टाइम टेकन टू टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड 0.4 था, मल्टीप्लाई बाय रेट जो कि 12 था। कोई क्वेश्चन है आपका तो इसमें पूछ। अब आ जाते हैं ग्रुप बोनस पे कि ग्रुप बोनस क्या होता है। बोनस दैट इज बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ अ ग्रुप एज अ होल, दैट इज नोन एज ग्रुप बोनस। यानी कि वो बोनस जो कि ग्रुप की परफॉर्मेंस की बेस पे मिलता है आपको, उसको आप ग्रुप बोनस कहते हो, ठीक है। यानी कि आप एज अ ग्रुप, एक इंडिविजुअल है वो टीम वर्क में काम कर रहे हैं, एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं, तो उस पे जो बोनस मिलता है उसको आप ग्रुप बोनस कहते हो। फिर फर्दर जो है ना, आप एक अपनी मर्जी से प्री डिसाइडेड जो है ना, आप लोग आगे डिसाइड कर लेते हो कि अपने ग्रुप में कैसे शेयर करना है। तो ग्रुप बोनस के फायदे क्या होते हैं? ग्रुप बोनस के बहुत सारे फायदे हैं। ग्रुप लॉयल्टी, ठीक है। लॉयल्टी का मतलब है कि एक दूसरे से हम वफादारी आ जाती है, क्योंकि सबको पता होता है कि यार अगर हम मिलकर काम करेंगे तभी हम बोनस अचीव कर पाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें रिवॉर्ड या बोनस नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजियर सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि उनको ज्यादा सुपरविजन और मॉनिटरिंग की उस तरह जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यार इनको हमने एक चीज दे दी है, एक ग्रेड इनको हमने दे दिया कि ग्रुप वर्क अच्छा करो, टीम वर्क से परफॉर्मेंस अच्छी दो तो तुम्हें बोनस मिलेगा। फिर वर्कर्स के आपस में इंप्रूवमेंट जो है वो इम्प्रूव, रिलेशन इंप्रूव करते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ जब काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, वफादार होंगे एक दूसरे के साथ, रिलेशंस अच्छे होंगे आपस में, ठीक है। और इसका भी इफेक्ट होता है परफॉर्मेंस पे। अगर अच्छे होंगे आपस में तो एक दूसरे का साथ देंगे। फिर रिजल्ट्स इन साइनर्जी। साइनर्जी का मतलब होता है, आप आगे जाके F1 में भी पढ़ेंगे कि 1+1=3। यानी कि एक बंदा, दो बंदे मिलके जो है ना वो दो बंदों से ज्यादा का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं 1+1=3 साइनर्जी। इंडिविजुअल बंदा हो सकता है वैसा काम ना करे, लेकिन दो बंदे मिलके दो बंदों से ज्यादा का भी काम कर सकते हैं। इस चीज को आप साइनर्जी कहते हो। तो ग्रुप बोनस के ये कुछ फवायद हैं। अब ग्रुप बोनस का एक सवाल करते हैं, ठीक है। और इस सवाल से आपको ये क्लियर हो जाएगा ग्रुप बोनस का कॉन्सेप्ट। ये सवाल कोई एग्जाम में इतना बड़ा सवाल आपको टेस्ट नहीं होगा, जस्ट आपको पता होना चाहिए। ये जो सवाल है आपका, ये आपके MA2 में भी सवाल है, और यही सवाल आपके F2 में भी लेबर के चैप्टर में मौजूद है, ठीक है। जस्ट आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट नहीं होता, तो परेशान आपने नहीं होना। अब ये क्वेश्चन करते हैं, बड़ा क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्ट के लिए लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपने समझना है। अब वो क्या कह रहा है, 10 एम्प्लॉइज हैं, 10 एम्प्लॉइज वर्क एज अ ग्रुप, 10 बंदे हैं वो ग्रुप में काम करते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट, वर्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, टारगेट, बजट, जो भी आप इसको कह सकते हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द ग्रुप इज 200 यूनिट्स पर आवर। यानी कि उनसे एक्सपेक्टेशंस ये है, ठीक है, उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो एक घंटे में जो है ना वो 200 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। ये उनसे एक्सपेक्टेशंस है, 200 यूनिट्स पर आवर। और अगर और अगर ऐसा काम हुआ है, एंड व्हेन दिस इज एक्सीडेड, अगर ये काम हुआ तो हर इंप्लॉई को ग्रुप में बोनस मिलेगा उनकी तनख्वाह के अलावा, ठीक है, उनकी आवरली वेज के अलावा उनको बोनस मिलेगा। और बोनस कैसे निकालना है उसने आपको गाइड किया हुआ है। सबसे पहले वो कह रहा है आपने बोनस की परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालनी है? आपने 50% को मल्टीप्लाई करना है एक्सेस यूनिट्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ, कि कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे। और एक्सेस का मतलब है कि हमने फालतू कितने बनाए, ठीक है, यानी कि एक्चुअल नहीं, यानी कि जितने बनने चाहिए थे उनसे हमने फालतू कितने बनाए। इसको डिवाइड करके आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। फिर उसने कहा है कि ईच एम्प्लॉय इन द ग्रुप इज देन पेड अ बोनस एज दिस परसेंट ऑफ आवरली वेज रेट ऑफ $10। यानी इस परसेंटेज को जब आप $10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हर बंदे का ये बोनस हो जाएगा पर आवर, ठीक है। हर बंदे का वो बोनस हो जाएगा पर आवर। ये उसने $10 सिर्फ बोनस कैलकुलेशन के लिए दी हुई है। इंडिविजुअल आवरली रेट हर किसी का मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे एक बंदा हो सकता है थोड़ी बड़ी पोजीशन पे हो, थोड़ा ज्यादा मेजर काम कर रहा हो, उसको एक घंटे के ज्यादा पैसे मिल रहे हो। लेकिन बोनस कैलकुलेशन के पर्पज के लिए $10 आपने लेना है। अब मैं बोनस निकालता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं देखूंगा कि यार स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने। अब आपने बड़े गौर से चीज देखनी है। 200 यूनिट्स एक घंटे में हमें बनाने चाहिए थे, और टोटल हमने कितने आवर्स वर्क किया ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आवर्स वर्क। सब टोटल में आपको ये दिया हुआ है 480। 200 यूनिट्स बनने चाहिए थे एक घंटे में, और हमने अगर 480 घंटे काम किया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 96,000 यूनिट्स बनाने चाहिए थे। स्टैंडर्ड का मतलब यही होता है कि बजटेड, एक्सपेक्टेड, टारगेटेड, ठीक है। तो 96,000 यूनिट्स हमें बनाने चाहिए थे,
जबकि हमने एक्चुअल जो यूनिट्स बनाए, हमने जो एक्चुअल यूनिट्स बनाए वो कितने बनाए, 1,20,000 ये लिखा हुआ है यूनिट्स, ठीक है। उसने बताया हुआ अभी, ये रिकॉर्ड है प्रोडक्शन का ग्रुप का। ग्रुप वालों ने 1,20,000 यूनिट्स बनाए, तो हमें बनाने 96,000 चाहिए थे, हमने 1,20,000 बनाए, तो इसका मतलब हमने अच्छा काम किया है। और अच्छे काम पे हमें बोनस मिलेगा इस फॉर्मूले के तहत। तो मैं बोनस की परसेंटेज पहले निकालता हूँ। तो बोनस निकालने का तरीका क्या है, परसेंटेज निकालने का, 50% को मल्टीप्लाई करना है आपने एक्सेस यूनिट्स के साथ। एक्सेस का मतलब होता है फालतू, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स 96,000 थे, एक्सेस यूनिट्स क्या होंगे, एक्चुअल यूनिट्स 1,20,000 थे, जबकि बनने 96,000 चाहिए थे। तो एक्सेस का मतलब है फालतू, तो फालतू मैंने 24,000 बनाए, 120,000 माइनस 96,000, तो 24,000 आ जाएगा। तो अब इसको मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 24,000 डिवाइडेड बाई 96,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो ये आ जाएगा तकरीबन आपके पास 5.5, 24 डिवाइडेड बाई 96.25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तकरीबन आपके पास आ जाएगा 12.5%। 12.5% ये आपके पास परसेंटेज आ गई। परसेंट निकालने का तरीका ये होता है कि कैलकुलेटर पे आप इसको 0.5 लें और इसको डिवाइड करें, ये आपके पास 24,000 डिवाइड बाई 96,000 जो है वो आ जाएगा 0.25, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको डेसिमल में लिया है। फिर अगेन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। अगर आप परसेंटेज में ऐसे करेंगे तो कैलकुलेटर जो है ना वो हो सकता है आपका सॉल्व ना करे, तो ये तरीका है करने का। अब 12.5% बोनस आ गया। अब ये परसेंटेज आ गया, इस परसेंटेज को उसने क्या कहा है, ईच एम्प्लॉय इन द ग्रुप इज देन पेड एज अ बोनस दिस परसेंटेज ऑफ आवरली रेट ऑफ $10, यानी कि $10 का इतने परसेंट बोनस मिलेगा। तो बोनस जो है वो पर आवर जो है वो कितना होगा, $10 का 12.5%, $10 का 12.5%, $10 का 12.5% जो है वो आ जाता है 1.25। यहाँ तक जो भी मसला है पूछ लें। नहीं सर, वही मसला नहीं। सही है, ये बोनस पर आवर निकाला है। अब मैं, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि बोनस पर आवर भी निकाल लो, टोटल बोनस भी निकालो, तो टोटल बोनस निकालता हूँ मैं। एक घंटे का बोनस 1.25 है, और टोटल आपने 480 घंटे काम किया है। जो टोटल बोनस है वो आ जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 480, तो ये आ जाएगा $600 टोटल बोनस है। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर ए थी। रिक्वायरमेंट नंबर बी में वो कहता है कि अगर इसी ग्रुप के एक मिस्टर है, मिस्टर जोन्स, उन्होंने अगर 42 आवर्स काम किया है और उनको पर आवर 8 मिल रहा है, तो उनकी टोटल पे क्या होगी। तो टोटल पे हमने निकालनी है। इसका मतलब है कि जो 42 आवर्स उन्होंने काम किया, पर आवर उन्हें 8 तो मिल रहा है, प्लस उनको बोनस भी उनका हमने शामिल करना है। तो मिस्टर जोन्स हैं, उनकी पे, एक तो जो उन्होंने 42 आवर्स काम किया है उस पर उनको $8 मिलेगा, तो 42 टाइम्स 8 वो है 336 उनको मिल गया, प्लस उनको बोनस भी मिलेगा। और बोनस अभी हमने निकाला है कि एक घंटे के हिसाब से आपको 1.25 मिलेगा। तो मिस्टर जोन्स ने 42 आवर्स काम किया है, 42 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो 42 टाइम्स 1.25, ये आपके पास आ जाएगा 52.5। जो टोटल पे मिलेगी मिस्टर जोन्स को वो हो जाएगी 336 प्लस 52.5, जो कि आपकी 388.5। तो ये तनख्वाह मिलेगी टोटल मिस्टर जोन्स को। अब आप इस क्वेश्चन में अगर देखें तो जो वेज पर आवर है वो मिस्टर जोन्स का अलग है। ये जो $10 दिया हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बोनस की कैलकुलेशन के पर्पज के लिए दिया हुआ है। ये था आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली सेम M2 में भी है, ये क्वेश्चन आपका F2 में भी उसने दिया हुआ है, ग्रुप बोनस के सेक्शन में। अब इसके बाद जो रेम्यूनरेशन मेथड्स हैं उनका कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस भी आपने करना है, ठीक है। सैलरी जो है वो एक तरह से आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, यानी कि अगर ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ये आप फिक्स सैलरी का कर सकते हैं। स्ट्रेट पीस वर्क आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। स्ट्रेट पीस वर्क क्या होता है कि हर यूनिट पे आपको $5 मिलता है। इसका मतलब है एक यूनिट पे 5 मिलेगा, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का। डिफरेंशियल पीस वर्क आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट होती है। कैसे कि पहले 5 यूनिट्स पे आपको $5 टारगेट एक्सीड किया हो, एक स्टेप अप आ गया,
$6 मिलेगा। फिर अगला टारगेट एक्सीड किया, एक और स्टेप अप आ गया, $60 मिलेगा, तो स्टेप फिक्स कॉस्ट है। जबकि पीस वर्क विद गारंटी एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है कि $50 या जो भी है वो गारंटीड अमाउंट आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो हिस्सा फिक्स है। उसके अबव जो है ना, अगर आपने प्रोडक्शन की तो आपको वो मिलेगी। ये कॉस्ट बिहेवियर है डिफरेंट रेम्यूनरेशन मेथड्स का। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? यस सर। सही यस है। सर, क्लियर है। अब ये लास्ट दो टॉपिक से छोटे से और चैप्टर खत्म है। पेरोल का, ठीक है। पेरोल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पे, ठीक है। अब डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है जिनसे आपका जो है ना आगाह होना जरूरी है। सबसे पहले है ग्रॉस पे। ग्रॉस पे का मतलब होता है आपने कितनी तनख्वाह कमाई है, ठीक है। मतलब सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं, बेसिक पे फॉर बेसिक आवर, बेसिक पे फॉर ओवर टाइम प्रीमियम, बोनस, सिक पे। जो भी टोटल आपकी तनख्वाह बनती है ना, उसको हम ग्रॉस पे कहते हैं। ये कोई हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में स्प्लिट नहीं कर रहे, ठीक है, तनख्वाह निकाल रहे हैं। तो जितनी भी तनख्वाह आपने कमाई होती है, जो आपकी बनती है, उसको आप ग्रॉस पे कहते हो। इसमें सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल सैलरी बेच तो आपकी सैलरी आ गई, उसके अलावा आपके बोनसेस आ गए, कोई और रिवॉर्ड्स हो गए, या जो जो चीजें आपको मिल रही हैं वो ग्रॉस पे में आ जाती है। ग्रॉस पे में से आप इनकम टैक्स जब माइनस करते हो, और इम्प्लॉई बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, इम्प्लॉई मैंने लिखा हुआ है कि वर्कर को कहते हैं और इम्प्लॉयर बॉस को कहते हैं। वर्कर्स की बेनिफिट कंट्रीब्यूशन ये क्या होती है? यूके में जो है इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन होती है कि एक बंदा जो है वो अपने भी हाफ पे भी जो है ना अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे निकालता है इंश्योरेंस के लिए इन फ्यूचर, ताकि उसको काम आए। और उसका एम्प्लॉयर यानी कि उसका बॉस भी जो है ना अपने वर्कर के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है उस चीज में। तो दोनों बंदे कर रहे होते हैं। एक तो एम्प्लॉय खुद कर रहा होता है अपनी इंश्योरेंस के लिए, एक एम्प्लॉयर कर रहा होता है एम्प्लॉय के बिहाफ पे। तो यहां से आपने एम्प्लॉई वाली माइनस करनी है, और पे ही माइनस करना है। पे एज यू अर्न है। इसके इसके ज्यादा डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स और ये एक एक ही मतलब इसका होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सवाल में इनकम टैक्स नहीं लिखा हुआ, पे ही लिखा हुआ है, तो आपने वो भी माइनस कर देना। ये जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास नेट पे आ जाएगी। नेट पे को पेमेंट टू एम्प्लॉइज भी कहते हैं। ये वो पेमेंट होती है जो एक्चुअली जो है ना एम्प्लॉय के हाथ में कैश में या उसके बैंक अकाउंट में जाती है, ठीक है। ग्रॉस पे होती है जो उसने कमाई है सारी, उसमें से जो उसको टैक्स देना होता है वो माइनस हो जाता है। उसमें से उसको जो अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए पैसे देने होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। उसमें से पे ही माइनस हो जाता है। फिर जो तनख्वाह उसकी बैंक अकाउंट में आती है ना, जो उसको असल में मिल रही होती है, वो उसकी नेट पे होती है, जिसको पेमेंट टू एम्प्लॉइज भी कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज वो पूछ सकता है, लेबर कॉस्ट बताओ। तो लेबर कॉस्ट का मतलब होता है बॉस को अपने एम्प्लॉय को रखने की क्या कॉस्ट पड़ती है। तो एक तो ग्रॉस पे जो टोटल तनख्वाह उसने कमाई होती है, प्लस उसके बिहाफ पे जो कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है एम्प्लॉयर्स बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, वो भी तो उसको रखने की उसको कॉस्ट पड़ती है ना, कि मेरे एम्प्लॉय को ग्रॉस पे भी है उसकी जो मैंने देनी है, प्लस उसके बिहाफ पर इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन भी करनी है। तो ये लेबर कॉस्ट होती है। लेबर कॉस्ट वो आपको कैसे एग्जाम में पूछ सकता है, या किट में वो आपसे पूछेगा बता दो यार कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है, या कॉस्ट टू एम्प्लॉयर क्या है, डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकता है। तो उसका ये फॉर्मूला है। कभी कभार उसने आपको नेट पे दी होगी, आपने ग्रॉस पे निकालनी है, तो आपने सिंपली अगर नेट पे से रिवर्स जाना है ग्रॉस पे में, तो जो जो चीजें माइनस हुई हुई हैं उनको आप ऐड बैक कर दें। जैसे कि पेई है, उसको आप ऐड बैक कर दें। फिर आप इम्प्लॉई बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन को ऐड बैक कर दें। फिर आप इनकम टैक्स को ऐड बैक कर दें, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वर्किंग बैकवर्ड्स की। बस यही था आपके पेरोल सेक्शन में, ये फॉर्मूलाज है जिनका आपको पता होना चाहिए। लास्ट चीज सर अकाउंटिंग फॉर। जी जी। ये जो आपने पीछे नेट पे का, ये दोबारा समझा दे। नेट पे नेट जिसमें नेट पे प्लस होना। नेट पे का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में आपको पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है, जो आपके बैंक अकाउंट में आपको कैश मिल रहा होता है। अब अगर फर्ज करें उसने आपने आपको बताया हो कि नेट पे इतनी है, और वो उसने कहा ग्रॉस पे निकालो। तो नेट पे निकालने के लिए आपने सारी चीजें माइनस की हुई थी ना ग्रॉस पे में से। तो मैथ्स की इक्वेशन अगर आपको याद हो, तो सिंपली आपने नेट पे से दोबारा ग्रॉस पे में जाने के लिए ये सारी चीजें ऐड बैक कर देनी है, रिवर्स वर्किंग बैकवर्ड्स करनी है। ठीक है। सही है। ठीक है। अब ये लास्ट चीज है अकाउंटिंग फॉर लेबर। वैसे तो डबल एंट्री के बहुत लेस चांसेस होते हैं, MA1 का एग्जाम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेबर का अकाउंट है, लेबर आपका एक्सपेंस है। यूजली लेबर अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, क्योंकि लेबर तनख्वाहें जो है वो आपको महीने के शुरू में, और महीने तनख्वाहें जो है ना वो मंथली क्लियर होती जाती हैं, इसलिए कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसका नहीं होता। एक्सपेंस है, लेबर कॉस्ट आपका डेबिट साइड पे आता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट पे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स और बाकी ओवरहेड सारे क्रेडिट पे आते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट होता है ना, वो डायरेक्ट चीजों के लिए होता है, क्योंकि हम लेबर चैप्टर पढ़े तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आप यूज करते हैं।
और ओवरहेड्स अकाउंट जो है वो आप इनडायरेक्ट लेबर के लिए यूज कर रहे होते हैं। लेबर कॉस्ट की डबल एंट्री वो आपसे हो सकता है पूछ ले, तो लेबर कॉस्ट की डबल एंट्री क्या होती है? अगर तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है तो डेबिट आपने करना है वर्क इन प्रोग्रेस, क्रेडिट आपने कर देना है ये लेबर अकाउंट या वेजेस अकाउंट। ठीक है, लेबर अकाउंट वेजेस अकाउंट का एक ही मतलब होता है, वेजेस अकाउंट। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की डबल एंट्री है क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर आपने इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है तो डेबिट आप करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है, ओवरहेड्स। क्रेडिट आप कर देंगे लेबर अकाउंट या वेजेस अकाउंट, एक ही बात है, वेजेस अकाउंट। फिर उसके बाद अगर दोनों कॉस्ट होती है तो दोनों की भी डबल एंट्री आप बना सकते हैं, डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस, डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स और क्रेडिट वेजेस अकाउंट। एक चीज आपने याद रखनी है कि ये लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की डबल एंट्री है। अगर पेमेंट को रिकॉर्ड करना है, क्वेश्चन में उसने क्या किया होता है कि पेमेंट बताई होती है कि यार इसने इतनी पेमेंट की है, लेकिन आपने, अगर उसने फॉर एग्जांपल आपको बताया हो कि आपने डायरेक्ट लेबर को इतने पैसे दिए, इनडायरेक्ट लेबर को इतने पैसे दिए, लेकिन रिक्वायरमेंट में जस्ट उसने पूछा हो कॉस्ट रिकॉर्ड करने की डबल एंट्री क्या है, ये कंफ्यूजन के लिए दी होती है उसने। ठीक है, तो आपने लेबर कॉस्ट वाली डबल एंट्री निकाल यूज करनी है, पेमेंट वाली नहीं करनी। पेमेंट की डबल एंट्री सिंपल होती है, जब पेमेंट आप करते हो तो कैश चला जाता है आपके पास से, तो क्रेडिट कैश हो जाता है, और डेबिट वेजेस अकाउंट होता है। जो वेजेस अकाउंट में आपने चीजें रिकॉर्ड की होती हैं वो सारी आप रिमूव कर देते हो क्योंकि आपने वो कैश पे कर दिया है, और क्रेडिट कैश हो जाता है। तो ये कुछ डबल एंट्रीज हैं लेबर की जो आपको पता होनी चाहिए। इसका तो बहुत मुश्किल है, चांस टेस्ट हो, लेकिन स्टिल आपको पता होनी चाहिए। लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए वो चीज पूछ सकता है। डायरेक्ट लेबर को रिकॉर्ड करने के लिए आप वर्क इन प्रोग्रेस यूज करेंगे, और इनडायरेक्ट लेबर को रिकॉर्ड करने के लिए आप ओवरहेड्स का अकाउंट यूज करेंगे। इसके साथ आपका जो लेबर चैप्टर है वो खत्म हो गया।